तो आज का वीडियो हमारा जो है वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का तीसरा वीडियो है। और फर्स्ट वीडियो में हमने पूरे के पूरे सेल साइकिल क्या है और इंटरफेजेस के बारे में पढ़े थे, सेल रेगुलेशन के बारे में पढ़े थे। और दूसरे पार्ट में हमने पूरे के पूरे माइटोसिस क्या है, माइटोटिक सेल डिवीज़न को कंप्लीट किए थे। और अभी हम जो तीसरा और लास्ट इस वीडियो में हमने पूरे के पूरे जो माइटोसिस गया था और मियोसिस को पूरे के पूरे कंप्लीट करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कि मियोसिस के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। मियोसिस के बारे में तो हमने पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे, पर अभी हम देख लेते हैं कि ये मियोसिस में क्या होता है और माइटोसिस में क्या होता है। तो मियोसिस वर्सेस माइटोसिस। माइटोसिस में ये जो सेल है, पहले हम माइटोसिस में क्या होता है देख लेते हैं। माइटोसिस में ये जो सेल है, सेल का जो डिवीज़न होता है वो डिवीज़न होके 2 डॉटर सेल देता है। ये 2 डॉटर सेल है। ये जो डॉटर सेल है, ये जो 2 डॉटर सेल है, ये अपनी पेरेंट सेल की जैसे होता है। ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल ये, और ये डॉटर सेल है, 2 डॉटर सेल। और ये जो है ये पूरा क्लोन्स होते हैं, क्लोन्स टू पेरेंट सेल। यानी कि अगर ये जो पेरेंट सेल है ये अगर डिप्लॉयड होगा तो ये डॉटर सेल भी डिप्लॉयड होंगे। अगर पेरेंट सेल हैप्लॉयड होगा, एन होगा, तो ये जो डॉटर सेल है ये भी हैप्लॉयड होगा। और उसमें जो क्रोमोसोम है ये एक्स क्रोमोसोम, एंड जो डीएनए कंटेंट है वाई। डीएनए कंटेंट वाई। अगर इसमें एक्स वाई होगा तो ये भी एक्स वाई होंगे और ये भी एक्स वाई होंगे। यानी कि जो पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल बिल्कुल उसी की ही तरह होगा। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में थोड़ा डिफरेंट होता है। ये जो पेरेंट सेल है, ये एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल का डिवीजन होके 4 डॉटर सेल देता है। ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 डॉटर सेल देता है। और ये जो मियोसिस है, ये मियोसिस इवन नंबर पर ही होता है, इसलिए उसे इवन प्लॉइडी कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ इवन प्लॉइडी में ही होगा। यानी कि ये सिर्फ 2n में ही देखा जाएगा और 4n में भी देखा जाएगा, 6n में भी देखा जाएगा। लेकिन ये कभी भी 3n 5n 7n ऐसे सेल में नहीं देखा जाएगा। मियोसिस ऐसे सेल में नहीं होता, ये ओनली इवन प्लॉइडी सेल में ही होता है। और ये जो 4 डॉटर सेल देता है, ये ना ही पेरेंट सेल की जैसा होता है, ना ही ये एक दूसरे की तरह होता है। ये सबसे अलग होता है। और जो सेल में जो वेरिएशन देखा जाता है, पेरेंट सेल और जो डॉटर सेल में जो वेरिएशन देखा जाता है, वो सिर्फ मियोसिस के वजह से ही देखा जाता है। अगर इसमें जो क्रोमोसोम है एक्स होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम
complex and DNA content. तो इसके जो डॉटर सेल है इसमें x/2 होगा, y/2 होगा। ये सारे सेल में यही होगा, x/2 y/2 x/2 y/2 x/2 y/2। और ये डिप्लॉयड होगा तो ये डिप्लॉयड नहीं होगा, ये हैप्लॉयड ही होगा। ये हर सेल हैप्लॉयड, ये जो 4 सेल है ये हैप्लॉयड होगा। तो मियोसिस और माइटोसिस में ही यही फ़र्क है। मियोसिस माइटोसिस दोनों अलग होते हैं। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल मिलते हैं जो पूरे के पूरे क्लोन्स हो गए अपनी पेरेंट सेल से। लेकिन जो मियोसिस है, मियोसिस में जो डॉटर सेल मिलता है वो ना ही अपनी पेरेंट सेल जैसा होता है, ना अपनी आप जैसा होते हैं, डिफरेंट होता है और इसलिए वेरिएशन देखा जाता है। तो इसके बाद हमने मियोसिस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो मियोसिस में सेल जो भी इंटरफेज पार करके आएगा, इंटरफेज मतलब जो G1 फेज, S फेज, G2 फेज कंप्लीट करके आएगा, उसके बाद वो सीधा जाके इंटरफेज से जाके मियोसिस जो M फेज में एंट्री करेगा। और ये M फेज भी फर्दर 3 टाइप का होता है। तो जो फर्स्ट है मियोसिस 1, देन मिडिल में आता है इंट्रामियोटिक इंटरफेज और इसको इंटरकाइनेसिस भी बोला जाता है। देन हमारा मियोसिस 2 होता है। और यही जो मियोसिस 2 होता है ये बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने माइटोटिक सेल डिवीजन पढ़े थे वो सेम टू सेम होते हैं। सेम टू माइटोटिक सेल डिवीजन। और हम जैसे कि हमने पढ़े थे जो माइटोसिस होता है उसमें इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है। और ये जो मियोसिस 1 है, ये मियोसिस 1 भी इतना सरल नहीं होता, ये अपनी आप में कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें बहुत सारे फेजेस आता है। जैसे कि इसे इक्वेशनल सेल डिवीजन बोला जाता है, इसे रिडक्शनल सेल डिवीजन बोला जाता है। और इसमें आता है 4 फेजेस, जैसे कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। ये चारे के चारे फेजेस सिक्वेंशनली आते हैं। और उसके बाद जो सेल जो है ये सारे फेजेस कंप्लीट करने के बाद इंट्रामियोटिक इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में एंट्री करते हैं। यानी कि इस फेज में सेल कुछ समय के लिए सेल डिवीजन से रेस्ट लेता है। और इस समय में क्या क्या होता है ना, आरएनए फॉर्मेशन होता है, आरएनए फॉर्मेशन, कुछ प्रोटीन भी फॉर्मेशन हो जाते हैं। और इस फेज में सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हो जाता है। बट इस फेज में कभी भी डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता। डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है ना, आरएनए फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोटीन जो है वो भी फॉर्मेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन ही हो जाता है। और उसके बाद जो सेल है वो डायरेक्ट जाके मियोसिस 2 में एंट्री करेगा। और मियोसिस 2 तो हमने पढ़ा कि ये माइटोसिस की तरह ही होते हैं और उसमें भी 4 फेजेस होता है। प्रोफेज,
प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। यही सारी चीज़ें होते हैं। अभी हम ये जो मियोसिस पढ़े, ये जो मियोसिस का फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज 1, ये भी कई सारे जो फेजेस में बटा हुआ है और इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी। प्रोफेज 1 में फर्स्ट जो पहला जो स्टेप आता है वो है लेप्टोटिन, उसके बाद जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन एंड डायाकाइनेसिस। और इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक्स है, जैसे कि लाओ जोरा पानी दे दो, लाओ जोरा पानी दे दो। तो ये इस तरह याद रह जाएगा, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस। और ये जो फेजेस है, ये जो स्टेजेस है, उसमें क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। लेप्टोटिन स्टेजेस में यही होता है कि जो क्रोमोजोम है, सेल में जो क्रोमोजोम है वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ये सेल हो गया और सेल के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो सेल पड़ा हुआ है, वो जो क्रोमोजोम पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम पड़ा है वो बिल्कुल जैसे कि धागे की तरह पड़े रहते हैं। और उसमें जो कंडेंसेशन, यही जो लेप्टोटिन स्टेज में कंडेंसेशन होना है, क्रोमोजोम का कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, और ये जो क्रोमोजोम है उसका जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट बिल्कुल आके जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो उसे जुड़ा रहता है। और जो क्रोमोजोम की एंड बिल्कुल भी डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। द एंड ऑफ क्रोमोजोम आर नॉट डिस्टिंक्ट। और ये बिल्कुल जैसे कि बुकेट की जैसा दिखता है, तो इसे बुकेट स्टेज भी कोई बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं बुकेट स्टेज भी बोला जाता है, बुकेट स्टेज ऑफ क्रोमोजोम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेप्टोटिन के बाद जाइगोटिन आता है, और ये जो जाइगोटिन है उस स्टेज में जो साइनेप्सिस स्टार्ट हो जाता है। साइनेप्सिस और पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम होता है। ये जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम कंडेंस होके ऐसे होता है। और ऐसे क्रोमोजोम जो होमोलोगस क्रोमोजोम है, यानी कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयरिंग हो जाता है। यह अपने आप में जो होमोलोगस होता है, और ये क्या करते हैं ना, पेयरिंग हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ, ये जो बीच में उसके जोड़ने के काम करता है साइनेप्टोनिमोनल कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमोनल कॉम्प्लेक्स। यही क्या करता है ना, जो होमोलोगस क्रोमोजोम है उसके बीच में रह के दो होमोलोगस क्रोमोजोम को जोड़ने का काम करता है। यानी कि होमोलोगस क्रोमोजोम मीन्स जो आइडेंटिकल होता है। तो ये दोनों जो है होमोलोगस क्रोमोजोम है, मीन्स उसका अगर हम प्लांट सेल के बारे में समझे, तो प्लांट सेल का जो हाइट के जीन्स जो है वो अगर यही होगा, तो इसमें भी प्लांट की हाइट की जीन यही होगा।
और ये अलग बात है कि प्लांट का जो ये कैपिटल टी हो सकता है, ये स्मॉल टी हो सकता है, लेकिन यही सेम पोजीशन में जो हाइट का जीन है, हाइट का जीन रहेगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर प्लांट की कलर की जीन रहेगा तो यहाँ पर भी कलर का ही जीन रहेगा। तो इसे होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है। और यही क्रोमोसोम क्या करता है ना, पेयरिंग हो जाता है, जिसको साइनेप्सिस भी बोला जाता है। ये क्या होता है ना, सिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर, उसका साइज स्ट्रक्चर सब सिमिलर होता है। एंड द काइंड ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन देम, मतलब कि उसमें जो साइज स्ट्रक्चर वो सारे के सारे सेम होता है, जो जीन्स है वो भी सेम होता है, उसे होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है। और उसी के बीच में पेयरिंग हो जाता है, और इस पेयरिंग को क्या बोलते हैं ना, साइनोप्सिस बोलते हैं। मतलब कि क्रोमोसोम पहले ऐसे था, ऐसे एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम का 2 क्रोमेटिड होता है। ये हो गया 1 क्रोमोसोम। उसका क्या होता है, 2 क्रोमेटिड। और यही 2 क्रोमेटिड को क्या बोला जाता है ना, इस फॉर्म को बोला जाता है यूनिवैलेंट। और उससे डायड भी बोलते हैं, डायड। और यही जो पेयरिंग होगा, यही जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच पेयरिंग होगा, ये हो गया पेयरिंग। साइनैप्टोन्यूरोनल कॉम्प्लेक्स पेयरिंग कर दिया। और ये जो पेयरिंग को क्या बोलते हैं, टेट्राड फॉर्म बोलते हैं। और उसे बाइवेलेंट भी बोलते हैं। तो ये टेट्राड फॉर्म होना जाइगोटिन में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर हमको ये क्लियरली माइक्रोस्कोप में विजिबल करना होगा तो हम ये पैकेटिन स्टेज में क्लियरली देख सकते हैं। तो चलते हैं पैकेटिन स्टेज के बारे में जानते हैं। तो पैकेटिन में क्या होता है ना, टेट्राड गेट अपीयर। ये टेट्राड जो है वो जाइगोटिन में शुरू होता है, लेकिन पैकेटिन में बहुत अच्छे तरह से हम देख सकते हैं। और इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो होता है क्रॉसिंग ओवर। होता है, और इसको दूसरे शब्दों में रिकॉम्बिनेशन भी बोला जाता है। तो क्या होता है ना, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के बीच में होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयरिंग हुआ था, ये इसको बोला जाता है कि ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। बट इसका एक क्रोमेटिड एंड इसका एक क्रोमेटिड, इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। और इसका जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, इसके बीच में था साइनैप्टोन्यूरोनल कॉम्प्लेक्स। और क्रॉसिंग ओवर में ये होते हैं, इसका हम दोनों कलर में बना लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, उसके बीच में जेनेटिक एक्सचेंज हो जाता है इस तरह। उसका कुछ पार्ट इसमें आ जाता है और उसका कुछ पार्ट इसमें आ जाता है। तो इसी को ही क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है, एक्सचेंज ऑफ आर्मर, जेनेटिक एक्सचेंज
बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है इसका जो क्रोमेटिड के बीच में, जो दोनों क्रोमेटिड के बीच में जो जेनेटिक एक्सचेंज होता है, इसी को ही बोला जाता है कि क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर क्या है ना, ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये है एक्सचेंज ऑफ आर्म्स और जेनेटिक एक्सचेंज। जेनेटिक एक्सचेंज होता है बिटवीन, किसके बीच में होता है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। और ये जो क्रॉसिंग ओवर है, ये जो क्रॉसिंग ओवर है इसे बहुत सारे जो एंजाइम है, बहुत सारे एंजाइम मिलकर करते हैं। और बहुत सारे एंजाइम्स जो मिलकर करते हैं इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और कॉम्प्लेक्स ऑफ, ये है कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम। और ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स है इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंजाइम जो है उसे रिकॉम्बिनेंट एंजाइम बोलते हैं। यस, इसी का ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है क्रॉसिंग ओवर में, रिकॉम्बिनेंट एंजाइम। तो पैक्टिन में फाइनली हमें ये मिलता है, ये जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का क्रॉसिंग ओवर होके हमें ये मिलता है। उसका कुछ पार्ट इसमें आ गया और दूसरे क्रोमोजोम का जो कुछ पार्ट इसमें आ गया। इसी को ही बोला जाता है कि जेनेटिक एक्सचेंज। क्या बोला जाता है, जेनेटिक एक्सचेंज। यह हमें पैक्टिन के एंड तक मिल जाएगा और यह हमें पैक्टिन के एंड तक ऐसा मिल जाएगा, उसका कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा और उसका कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा और इसी को जेनेटिक एक्सचेंज कहते हैं। और इसीलिए ही हमारे जो वेरिएशन होता है, जो पेरेंट सेल होता है और डॉटर सेल होता है, उसमें जो वेरिएशन दिखा जाता है इस क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही देखा जाता है। और उसके बाद जो स्टेज आता है वो डिप्लॉटिन है और डिप्लॉटिन के बारे में डिटेल्स स्टडी करते हैं। डिप्लॉटिन स्टेज में क्या होता है ना, ये जो हमारा जो दोनों क्रोमोजोम के बीच में, दो होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में साइनेप्टोन्यूमोनल कॉम्प्लेक्स था, वो धीरे धीरे डिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। और ये जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम जो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे, चाइज़मेटा हमें दिखने को मिलेगा। और ये क्या होता है ना, जो ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये था हमारा होमोलोगस क्रोमोजोम और उसके बीच में अभी तक जो जेनेटिक एक्सचेंज हो जाता है, जेनेटिक एक्सचेंज हो जाता है। और यही जो इसके बीच में जो यही साइनेप्टोन्यूमोनल कॉम्प्लेक्स था वो धीरे धीरे डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोन्यूमोनल कॉम्प्लेक्स और उसका जो क्रोमोजोम होगा वो कुछ इस तरह रहेगा। ये एक क्रोमोजोम हो गया और ये दूसरा एक क्रोमोजोम हो जाएगा।
तो इसके बीच में जो ये पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट जिस पॉइंट में दोनों क्रोमोसोम दोनों क्रोमेटिड अपने आप से जुड़े रहते हैं, उसी पॉइंट्स को चाइज़माटा बोला जाता है। यही है चाइज़माटा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि चाइज़माटा क्या होता है। तो जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, यही जो होमोलोगस क्रोमोसोम अपने आप से जुड़े रहते हैं जिस पॉइंट में क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, वही पॉइंट को चाइज़माटा बोला जाता है। The two homologous chromosomes are still attached where the crossing over occur. This point is called as चाइज़माटा। ठीक है, जो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो जिस पॉइंट में जुड़े रहते हैं उसी को ही चाइज़माटा बोला जाता है। और द टू होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्मेड एक्स, ये जुड़े होने की वजह से ही जो टू होमोलोगस क्रोमोसोम है ये कुछ एक्स शेप्ड में दिखाई देगा। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है कि इनके सब वर्टिब्रेट्स मीन्स कि स्पेशली इन केस ऑफ ममल्स क्या देखा जाता है ना, ये डिप्लोटिन जो स्टेज है ये कुछ उसके बाद का जो स्टेप नहीं होता है, इस स्टेप में अरेस्ट हो जाता है, मीन्स इस स्टेप में ही रह जाता है। वो आइदर कुछ महीने के लिए हो सकता है और कुछ ईयर के लिए भी हो सकता है। और इसी स्टेज को जो सेल अपनी इसी स्टेज को चला जाता है, इसी स्टेज को डिक्टायोटिन भी बोला जाता है। डिक्टायोटिन भी बोला जाता है। तो इसके बाद का जो फेजेस आता है वो डायाकाइनेसिस है। और डायाकाइनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। डायाकाइनेसिस में क्या होता है ना, टर्मिनाइजेशन ऑफ चाइज़माटा हो जाता है। जो चाइज़माटा जो फॉर्मेशन हुआ था वो टर्मिनाइजेशन हो, जो पॉइंट उसका पॉइंट टर्मिनाइजेशन हो जाता है। मीन्स मान लो कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यही चाइज़माटा पॉइंट है। और ये धीरे धीरे स्लिप करके जो हमारा क्रोमोसोम है वो और भी ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाता है। तो इसलिए ये फ्लिप करके ये टिप से ही जुड़ा रहेगा, ये ऐसे टिप से ही जुड़ा रहेगा और उसी को ही टर्मिनाइजेशन ऑफ चाइज़माटा बोलते हैं। और इसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे चीज़ें डिसअपियर हो जाते हैं। और स्पिंडल फाइबर भी इस जो डायाकाइनेसिस स्टेज में फॉर्मेशन हो जाता है। और एक बात लिख लेते हैं इसे कि ये जो टर्मिनाइजेशन होता है, टर्मिनलाइजेशन ये जो टर्मिनलाइजेशन होता है ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, चाइज़माटा स्लिप कर जाता है टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड की तरह फ्लिप कर जाते हैं। इसी को ही टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइज़माटा बोलते हैं। और इसके बाद जो फेज है, ये इसी के साथ हमारा जो फेज था, प्रोफेज में जो सारे के सारे फेज था वो ख़त्म होते हैं। उसके बाद दूसरा जो है शुरू होता है, मेटासिस 1 शुरू हो जाता है।
प्रोफेज ख़त्म होने के बाद हमारा जो मेटाफेज है वो शुरू होता है। और इस फेज में तो पहले से ही तो हमारा जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, ईआर, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। और इस स्टेज में क्या होते हैं ना, जो क्रोमोजोम है वो सारे के सारे आके एक इक्वेटर में रह जाते हैं। सारे के सारे जो होमोलोगस क्रोमोजोम थे इस तरह एक एंड को जुड़ते हुए, यहाँ पर जुड़ते हुए ये सारे के सारे जो सेंटर पर रह जाते हैं, सेंटर पर आके रह जाते हैं। सारे के सारे सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। ये एक ही कलर में हम बना देते हैं। ये इस तरह जॉइंट होके एक एंड को जॉइंट करके ये इस तरह आके जो सेल की सेंटर में आके रह जाएंगे। और इस दौरान क्या क्या चेंजेस होगा देखते हैं। ए सिंगल क्रोमोजोम is attached a single spindle fiber। ये देखिए, ये जो सिंगल यहाँ पर काइनेटोकोर होगा और काइनेटोकोर से आके ये कि सिंगल जो स्पिंडल फाइबर है ये सिंगल एक जो क्रोमोजोम है उससे आके जुड़ जाएगा। लेकिन जो हमारा माइटोसिस पढ़े थे वो माइटोसिस में ऐसा नहीं होता था। माइटोसिस में एक ही क्रोमोजोम के दूसरे जो अपोजिट साइड से ये जो स्पिंडल फाइबर आके एक ही क्रोमोजोम को दोनों ही साइड से आके अटैच हो रहा था। लेकिन इसमें जो स्पिंडल फाइबर है ये आके एक क्रोमोजोम से की काइनेटोकोर से अटैच होगा और ये दूसरा एक स्पिंडल फाइबर आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा ना, होमोलोगस chromosome are aligned at सेंटर पर अलाइंड हो जाएगा। और इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही मेटाफेजिक प्लेट, ये जो 2 लाइन में अरेंज हो जाते हैं इसी को ही मेटाफेजिक बोलते हैं। मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। और ये 2 मेटाफेजिक प्लेट है, ये एक हो गया और ये एक हो गया। और ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम। ये हो गया आपका होमोलोगस क्रोमोजोम। और इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये जो अलाइनमेंट होता है, ये जो क्रोमोजोम अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इज रैंडम। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि अगर इसमें कुछ रूल्स ऐसा नहीं रहेगा कि इस पर पेरेंट सेल का जो क्रोमोजोम है रहेगा, जो फादर का जो आता है क्रोमोजोम यहाँ पर रहेगा कि मदर पर रह जाएगा, इसमें कुछ ऐसा जो है, जो रूल्स है नहीं होता। मतलब कि यहाँ पर जो फादर का भी क्रोमोजोम रह सकता है, यहाँ पर मदर का भी क्रोमोजोम रह सकता है। और दूसरे जो
दूसरे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वहाँ पर यहाँ पर मदर का रह सकता है, यहाँ पर फादर का रह सकता है, और यहाँ पर फादर का रह सकता है, और यहाँ पर मदर का भी रह सकता है। इसमें कोई भी वो रैंडमली अरेंज्ड होता है, इसमें कोई भी जो रूल्स है यहाँ पर कोई भी रूल्स नहीं लागू होता है इस तरह की। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो रैंडमली अरेंज्ड होता है। और एक बात ये है कि the number of spindle fiber is equal to number of chromosome। मतलब कि यहाँ पर जितने स्पिंडल फाइबर होगा, ये देखिए जो माइटोसिस हो रहा था उसमें जो 46 क्रोमोसोम क्या करता था ना, एक ही लाइन में एक मेटाफेजिक प्लेट बनाकर यहाँ पर मिडिल पर रह जाता था। लेकिन यहाँ पर जो मियोसिस हो रहा है, ये जो पेयरिंग करके ये दोनों लाइन में बट गया। मीन्स यहाँ पर 23 होगा, यहाँ पर 23 होगा, ऊपर 23 होगा और नीचे भी 23 होगा। और हर एक जो क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम को एक एक स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। तो अगर हम ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो जो टोटल जो नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर होगा वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम से ही नंबर ऑफ जो स्पिंडल फाइबर होगा, जितने स्पिंडल फाइबर होगा उतना ही क्रोमोसोम ही होगा। अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 क्रोमोसोम है तो 46 स्पिंडल फाइबर भी रहेगा। तो एनाफेज 1 में ये होता है कि ये जो सेल में क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर अटैच कर लिया है। हमारे जो मेटाफेज 1 में, एनाफेज में यही जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम इस तरह पड़े रहते थे, सेंटर में पड़े रहते थे, ये हो गया। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग होके सेंटर में पड़ा था, इसको जो स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया था, दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो रहा था। ये कुछ क्रोमोसोम को जो क्रोमोसोम को अटैच होगा ये खींचकर ये पोल्स के तरफ ले जाएंगे, और यहाँ पर भी इस पोल के तरफ ले जाएंगे, इस पोल की तरफ। तो जो हमारा जो माइटोसिस में जो एनाफेज होता था उसमें क्या होता था ना, जो पूरे के पूरे एक ही क्रोमोसोम को दोनों स्पिंडल फाइबर दोनों साइड से अटैच होता था, और जो क्रोमाटिड जो सेंट्रोमियर का जो स्प्लिटिंग होके कुछ हिस्सा ये ले जाता था और कुछ हिस्सा ये ले आता था। लेकिन इसमें क्या होता है ना, पूरे के पूरे क्रोमोसोम जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, जो मियोसिस की एनाफेज में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसी को ही इसका जो पॉइंट था उससे वो टूट कर जो चाइजमाटा था उसके टूट कर ये कुछ क्रोमोसोम को इस पोल से खींच कर ले जाएगा और कुछ क्रोमोसोम को इस पोल में खींच कर ले आएगा। तो एनाफेज में जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शन इन नंबर of chromosomes in meiosis is due to anaphase 1। एनाफेज 1 की वजह से ही जो रिडक्शनल डिवीजन होता है यही होता है। और क्या डिफरेंस होता है माइटोसिस की सेल डिवीजन में और जो मियोसिस के सेल डिवीजन होता है, देखते हैं डिफरेंस, कुछ देख लेते हैं। ये हमारा एनाफेज मियोसिस हो गया, ये एनाफेज माइटोसिस हो गया।
माइटोसिस में क्या होता था ना, जो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता था, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता था, ये इसमें एब्सेंट है, लेकिन इस पर सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। और यहाँ पर क्या होता है, सेपरेशन, और दूसरे शब्द में उसे सेग्रीगेशन भी बोलते हैं, सेग्रीगेशन, और डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बट यहाँ पर सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड होता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड। तो यही डिफरेंस है मियोसिस की जो एनाफेज है, एनाफेज में, और माइटोसिस की जो एनाफेज है, इसमें यही डिफरेंस है। और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा वो यही है कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसिस इज ड्यू टू द एनाफेज 1। यही जो एनाफेज 1 है उसकी वजह से ही जो क्रोमोसोम का रिडक्शन हो रहा है, इसी की वजह से ही हो रहा है। टेलोफेज में यही होता है कि जो पूरे के पूरे जो न्यूक्लियस है वो उस पूरे के पूरे डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस में हो जाता है, एक ये है और एक ये है। बट अभी तक जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन नहीं हुआ है, और इसमें इस तरह क्रोमोसोम पड़े रहते हैं, इस तरह क्रोमोसोम रहते हैं। तो ये हो गया एक न्यूक्लियस और ये हो गया एक न्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियाई है जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अभी जो क्रोमोसोम हमारा जो था 46 क्रोमोसोम था, तो ये डिवाइड हो गया, मतलब कि यहाँ पर 23 क्रोमोसोम हो गया, ह्यूमन सेल में 23 क्रोमोसोम हो गया, और यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम हो गया। तो क्रोमोसोम का नंबर में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे रीअपियर हो जाता है, और अभी डीकंडेंसेशन शुरू हो जाता है। मतलब कि जो क्रोमोसोम कंडेंस होके था वो धीरे धीरे ढीले पड़ना शुरू हो जाता है, बट इतने भी ढीले नहीं पड़ते हैं, क्योंकि अभी तो और दूसरे फेज में भी जाना है, मियोसिस 2 में भी जाना है। तो इसीलिए जो डीकंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का होता है, बट नॉट एज मच एज टेलोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के टेलोफेज में जिस तरह कंडेंसेशन डीकंडेंसेशन हो जाता है, इसमें नहीं होता है। तो सेल जो है इतना सारा डिवीजन होने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद वो कुछ समय के लिए रेस्ट लेता है, और इसको इंटरकाइनेसिस बोला जाता है, और जो इंट्रामियोटिक इंटरफेज भी बोला जाता है। तो अभी होगा कोई क्या, इंटरकाइनेसिस, और इसको क्या बोलते हैं ना, इंट्रामियोटिक इंटरफेज भी बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा जो है मियोसिस सेल क्या करता है, मियोसिस 2 में जाता है। और ये जो मियोसिस 2 है ये बिल्कुल मतलब सेम टू सेम माइटोसिस जो पढ़े थे पिछले वीडियो में, वो सेम टू सेम होते हैं, लेकिन उसमें जो है 46 कुछ चेंजेस होता है, जो उसमें 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसमें जो 23 क्रोमोसोम होता है। तो आप देख लेते हैं क्या क्या होता है। मियोसिस 2 में अभी सेल जाएगा, और ये जो मियोसिस 2 है ये क्या है, सेम एज माइटोसिस, माइटोसिस तरह का ही होता है। यह सेल अभी तक सेल में क्या होता है ना, सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन होता है,
कुछ कुछ सेल में ऐसे होता है कि जो मियोसिस 1 कंप्लीट के बाद ये जो सेल साइटोकाइनेसिस भी है हो जाता है, लेकिन ये जो मियोसिस में अभी हम कर रहे हैं ये मोस्ट कॉमन है। ये जो ये फर्दर डिवाइड होके और 2 सेल बनाएगा और 2 न्यूक्लियस हो जाएगा, तो ये मोस्ट कॉमन है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो सेल की जो न्यूक्लियस की अभी डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लियस की अभी डिवीजन होता है वो साइटोकाइनेसिस में जाके 2 सेल दे देता है। ये हो गया 2 सेल, और इसमें हो गया क्या 23 क्रोमोसोम, और इसमें हो गया 23 क्रोमोसोम। इसके बाद जो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 है वो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस होता है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। ये जो प्रोफेज 1 है जो माइटोटिक सेल डिवीजन की तरह, इसमें भी जो स्पिंडल फाइबर है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो सारे के सारे न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे डिसअपियर हो जाएंगे। ये होगा प्रोफेज 2, लेकिन वहाँ पर 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम होगा। और उसके बाद आएगा मेटाफेज 2। मेटाफेज भी पूरे की पूरे माइटोसिस का जो मेटाफेज है उसके तरह ही होगा, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाए थे, बहुत डिटेल में स्टडी किए थे। लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमारा जो ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है, एक इक्वेटोरियल प्लेट जो है मेटाफेजिक जो प्लेट है उसमें अरेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 23 क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम हो गए, और ये एक इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज होगा। बट ओनली डिफरेंस इज क्या होगा ना, वहाँ पर 46 क्रोमोसोम था, यहाँ पर 46 था, यहाँ पर 23 है। और यहाँ पर ये होगा कि जो स्पिंडल फाइबर है वो स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाएगा काइनेटोकोर से। ये जो काइनेटोकोर है स्पिंडल फाइबर आके यहाँ से अटैच हो जाएगा। ये होगा मेटाफेज 2 में होगा, काइनेटोकोर से बिल्कुल माइटोसिस की जो मेटाफेज है उसके तरह जुड़ जाएगा, और वो जो कांग्रेशन हो रहा था यहाँ पर भी वही सब सेम टू सेम होगा। यहाँ पर क्रोमोसोम और मोर कंडेंस हो जाएगा। देन देखते हैं एनाफेज। एनाफेज भी पूरा की पूरा सेम ही होगा। एनाफेज 2 में क्या होगा ना, ये जो ये सेल हुआ, सेल का जो स्पिंडल फाइबर जो अटैच हो रहा था काइनेटोकोर से, ये स्प्लिटिंग यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो के ये एक क्रोमेटिड वाला जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड वाला वो पोल की तरफ खींच कर ले जाएगा। लेकिन डिफरेंस यही है कि वहाँ पर यहाँ पर क्या है ना, 23 क्रोमोसोम एंड सिंगल क्रोमेटिड। सिंगल क्रोमेटिड ऊपर हो गया, और यहाँ पर 23 क्रोमोसोम हुए थे सिंगल क्रोमेटिड। ये ऊपर हो गया,
अपर हो गया, ये लोअर हो गया। यहाँ पर भी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड, बिल्कुल मतलब कि जो माइटोसिस हो रहा था ना वही माइटोसिस की तरह ही होगा। लास्ट में टेलोफेज 2 होगा। ये जो मियोसिस 2 है, कैरियोकाइनेसिस मियोसिस 2 का जो कैरियोकाइनेसिस है लास्ट स्टेज में, यही जो स्प्लिटिंग हो गया है एनाफेज में, ये जाके क्या होगा ना, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम विथ सिंगल क्रोमेटिड, और यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम विथ सिंगल क्रोमेटिड हो जाएगा। और क्या क्या होगा ना, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। डिकंडेंसेशन मीन्स जो कंडेंस हो के वो ज़्यादा सुकड़ कर था वो डिकंडेंसेशन हो जाएगा, मीन्स सारे के सारे ढीले पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये ज़्यादा होगा जो मियोसिस 1 की जो टेलोफेज था वो उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि उस स्टेज में क्या होता था ना, टेलोफेज 1 के बाद उसे मियोसिस में भी 2 में भी जाना था, लेकिन इसमें क्या होगा ना, ज़्यादा डिकंडेंसेशन हो जाएगा और डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, सेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। और सारे के सारे जो न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे रीअपियर हो जाएंगे, बिल्कुल सेम टू माइटोसिस की तरह हो जाएंगे। जो पिछले बार हमने पढ़ाए थे माइटोसिस, वो उसी की तरह ही हो जाएगा। और अभी हो जाएगा जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जिसको साइटोकाइनेसिस बोला जाता है, साइटोकाइनेसिस होगा। और ये साइटोकाइनेसिस में क्या होगा ना, जो 4 डॉटर सेल दे देगा, टोटल जो सेल है वो डिवीजन होके 4 डॉटर सेल दे देगा। ये हो गया 4 डॉटर सेल। और हर एक सेल में इसका जो न्यूक्लियस है वो 23 क्रोमोसोम ही बियर करेगा, 23 क्रोमोसोम ही रहेगा। और इसका जो अगर जो पेरेंट सेल है उसका जो अगर पेरेंट सेल का डीएनए कंटेंट 20 पिकोग्राम होगा, तो इसमें ये होगा कि सारे के सारे जो सेल है उसमें डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा, कंटेंट 10 पिकोग्राम हो जाएगा। तो बस यही एक डिफरेंस है। ये जो माइटोसिस में क्या होता था ना, 2 डॉटर सेल होता था और जो कि बिल्कुल क्लोन्स होते हैं अपनी पेरेंट सेल से। बट ये जो चारों की चारों है वो ना खुद एक ही तरह होते हैं, ना ये पेरेंट सेल की तरह होते हैं, ये अलग होते हैं। और इसलिए जो वेरिएशन होता है, जो सेल में वेरिएशन देखने को मिलता है, इस वजह से ही देखा जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, अच्छा है तो क्रोमोसोम हो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, क्या क्या सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पेसीज इज अचीव्ड अक्रॉस द जनरेशन। मीन्स जो मियोसिस हो रहा है यही रेस्पॉन्सिबल है जो कंजर्वेशन करने के लिए
जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हर एक जो स्पीसीज जो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है ना, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है वो एक मेंटेन है कि रहता है और इसलिए मियोसिस ही ये करवाता है। ये नहीं होता है कि अगर पेरेंट सेल में इतना क्रोमोसोम होगा तो जो डॉटर सेल है वो उससे ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाएगा, ये नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के ही वजह से। और ये जो मियोसिस है, अगर मियोसिस है ये कंजर्वेशन के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होता है और ये मियोसिस के लिए ही जो सेल में जो वेरिएशन देखने को मिलता है यही मियोसिस के वजह से ही देखा जाता है। वेरिएशन भी देखा जाता है, वेरिएशन भी होता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये जो माइटोजेंस है, माइटोजेंस का मीन्स है इंड्यूस माइटोसिस, और माइटोसिस को बढ़ावा देते हैं। कौन कौन देते हैं, ये कुछ हो गया ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबेलिन और इंसुलिन, ये सब माइटोसिस को बढ़ावा देते हैं। और ये है माइटोटिक पॉइजन, जो सम केमिकल्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। वो है यहाँ पर है आजाइड, साइनाइड, मोस्टारियास, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसको याद कर लेना। और उसके बाद जो कॉल्सिचिन यहाँ पर है, कॉल्सिचिन रेस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम डबलिंग के लिए, उसे क्रोमोसोम डबलिंग एजेंट भी बोला जाता है। क्रोमोसोम डबलिंग एजेंट, ये क्रोमोसोम को नंबर को ही डबल कर देता है। ये इनहिबिट द स्पिंडल फॉर्मेशन एंड अरेस्ट द सेल एट मेटाफेज, मीन्स मेटाफेज की स्टेज में ही सेल का जो सेल को अरेस्ट कर लेता है और दूसरे फेज में जाने के लिए नहीं देता है। तो क्या होता है, लीड्स टू एंडोपोलिप्लॉइडी होता है। मीन्स एंडोपोलिप्लॉइडी का मीन्स है सेल का जो क्रोमोसोम है वो जो दुगना हो जाता है, एंडोपोलिप्लॉइडी। और एक है एंडोमाइटोसिस, उसको बोला जाता है एंडोमाइटोसिस। तो कुछ जनरल फार्मूला जान लेते हैं। ये है मियोसिस का फार्मूला, नंबर ऑफ मियोसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्स नंबर ऑफ सीड, मीन्स इसका फार्मूला है x + x/4। अगर हम एक एंजियोस्पर्म की प्लांट को एग्जाम्पल पर लेंगे और क्वेश्चन यही देगा कि 2000 सीड्स को बनाने के लिए कितने बार मियोसिस होना होगा, तो इसका आंसर होगा सीड, तो x का वैल्यू हो गया 2000 और फॉर्मूला है x + x/4, तो 2000 + 2000/4, 2000 जो 25,000 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तो 25,000। और एक फॉर्मूला है माइटोसिस का, नंबर ऑफ माइटोसिस एंड नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशन, इसका फॉर्मूला है x - 1 एंड इसका फॉर्मूला है s = 2 to the power n। तो यही फॉर्मूला है। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल ये है कि जो 8 सेल को बनाने के लिए कितने माइटोसिस लगेगा, और कितने
माइटोटिक जनरेशन होगा। तो देखते हैं 8 सेल का फॉर्मेशन होने के लिए कितना जनरेशन लगता है। ये एक सेल डिवाइड होके 2 सेल देता है, और यही 2 सेल ये दो दे देता है, और ये 2 देता है। ये जो 2 सेल है ये भी 2 देता है, ये 2 इसका भी 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, ये 8 सेल हो गया, 8 सेल। और जनरेशन कैसे काउंट करते हैं ना, ये फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया सेकेंड जनरेशन, और ये हो गया थर्ड जनरेशन। ठीक है, ये 3 जनरेशन हो गया। और अगर हमको नंबर ऑफ माइटोसिस काउंट करना है तो इस तरह काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबर ऑफ जो जनरेशन है वो हो गया 7, और जो नंबर ऑफ जनरेशन जो माइटोटिक जनरेशन है वो हो गया 3 जनरेशन हो गया, और नंबर ऑफ माइटोसिस हो गया 7। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो गया 8, तो 8 - 1 तो 7 हो गया। और यहाँ पर x जो है वो 8 है, 2 to the power n, और यही जो 2 to the power n होगा वो 3 हो गया, 2 to the power 3। तो यही होगा आंसर, 3 होगा। और उसे हम डायग्राम करके भी समझ लिए। तो थैंक यू। आज का वीडियो में हमने पूरे के पूरे जो मियोसिस है वो भी कंप्लीट कर लिए, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी जाने, सिग्निफिकेंस जाने, और जो फॉर्मूला जो है वो उसके बारे में भी जाने। तो आज का वीडियो इतने तक